राइबोसोम्स आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, वो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स पहला था, और दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स हमारा है आज, जो कि नाम है राइबोसोम्स। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। राइबोसोम्स आर वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दिस सेल, यानी कि एक सेल अच्छी तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सके उसके लिए राइबोसोम्स का होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स का होना जरूरी है ना। आगे, राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी कि बनाना। तो राइबोसोम्स हमारे सेल में क्या करता है भाई, प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम्स, ठीक है। आगे, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये आगे आपको मिलेगा, वो भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स ही है, वो आगे मिलेगा। तो राइबोसोम्स हमारा बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है, चिपका रहता है उसके साथ। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स ना एक मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड नहीं रहता, मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि राइबोसोम्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होगा, एक बाउंड्री होगा और उसके अंदर राइबोसोम्स होगा, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा का पूरा खुला रहता है। जैसे डायग्राम देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे इस सेल के अंदर देखिए, यहाँ पे ना हमारा राइबोसोम्स है, देखिए ये बिल्कुल दाना दाना के रूप में दिख रहा होगा आपको। तो क्या इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन है? नहीं है। तो ये बेसिकली इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये पूरा का पूरा बिखरा रहता है। और बिखरा रहने का मतलब ये नहीं कि पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा, वो एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन आपस में वो कंबाइंड रहेगा, है ना। इस प्रकार का हमारा राइबोसोम्स होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा जो है किसी प्रकार का मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलता है। देखो आगे, दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक सेल्स। तो जो राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा और ईकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा सेल ऑर्गेनेल्स का तीसरा टाइप है। देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि पूरा का पूरा जो सेल का पावर है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही है। देखिए लिखा हुआ है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब जरा देखिए इसको ध्यान से, सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम किसका है? राइबोसोम्स का। लेकिन उसको एक तरीके से स्टोर करने का काम जो है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया उस प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, और जब जब सेल को प्रोटीन का जरूरत पड़ेगा तब तब माइटोकॉन्ड्रिया निकाल निकाल के उसको देता रहेगा। और इसका सबसे अच्छा हम आपको एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हम लोग लगभग 5-6 घंटा सर्वाइव कर लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने खाना खाया, भोजन हमारे हर एक सेल तक चला गया, राइबोसोम्स ने उस भोजन से प्रोटीन अपना बना लिया, और प्रोटीन बना के उसको माइटोकॉन्ड्रिया ने स्टोर कर दिया। और जब जब हमारे बॉडी को जरूरत पड़ेगा, हमारे सेल को जरूरत पड़ेगा, तब तब माइटोकॉन्ड्रिया उसको निकाल निकाल के देता रहेगा। और इसी की वजह से हम लोग आराम से 5-6 घंटा खाना खाने के बाद भी सर्वाइव कर जाते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा कर जाते हैं, ठीक है। आगे, लेकिन वो स्टोर किस फॉर्म में करता है? एटीपी के फॉर्म में करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वो स्टोर कर लेता है बेसिकली। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोटीन का स्टोर्ड फॉर्म ही हमारा कहलाता है एटीपी, ठीक है। आगे, एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहते हैं एटीपी को? क्योंकि एटीपी के फॉर्म में ही तो हमारा पूरा का पूरा एनर्जी यानी कि प्रोटीन स्टोर्ड है, इसीलिए हम लोग इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कह देते हैं। उसके बाद है, द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। मतलब कि हमारे सेल को जो भी काम करना है, कुछ भी काम यदि हमारे सेल को करना है, उसके लिए उसको प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो प्रोटीन, वो एनर्जी वो किससे मांग लेगा? एटीपी से मांग लेगा। यानी कि एटीपी के फॉर्म में जो हमारा एनर्जी स्टोर्ड है, धीरे धीरे उससे वो निकालता रहेगा, इस्तेमाल करता रहेगा और अपना सेल काम निकालता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। माइटोकॉन्ड्रिया हैज 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ना 2 मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 2 बाउंड्री आपको देखने को मिलेगा, दोनों बाउंड्री है, और वो दोनों का दोनों माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करने का काम करता है, ठीक है। आगे देखो, द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हो गया कि बाहर का जो मेम्ब्रेन है ना, वो थोड़ा सा पोरस होता है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा छेद भी होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, फोल्ड रहता है। जैसे डायग्राम में आप देखिए, समझ जाएंगे आप इस चीज को। इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा वो यहाँ पे देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है? एक बाहर तो दिख ही रहा है,
सिंपल सा, और अंदर में एक ये से घुमा घुमा के है, तो अंदर वाला जो है ना थोड़ा सा वो फोल्डेड रहता है, नहीं कि मुरा मुरा सा रहता है, और बाहर का हमारा थोड़ा सा वो पोरस रहता है, नहीं कि उसमें थोड़ा सा छेद रहता है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा कोई भी सामान अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर कब आएगा, जब उसमें कुछ छोटा सा छेद होगा तभी ना, इसीलिए यहाँ पे इसमें छोटा सा छेद भी पाया जाता है, होल भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि सेल के अंदर जो भी हमारा फंक्शंस परफॉर्म होंगे उसको जो एनर्जी चाहिए वो देने का काम कौन करता है, एटीपी। और चूंकि आपने देखा कि अंदर में एक हमारा मेम्ब्रेन जो वो फोल्ड है, और वो फोल्ड मेम्ब्रेन इसलिए है ताकि एटीपी को सरफेस एरिया ज़्यादा मिल सके और वो ज़्यादा एनर्जी को वहाँ पे स्टोर कर सके। ठीक है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है और इनके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी होता है। यानी कि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम प्रोटीन को स्टोर कर लेना। तो ये खुद अपना प्रोटीन बना भी लेता है और खुद अपना स्टोर भी कर लेता है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है। ठीक है, ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, वही बात है जो हमने कहा, ये अपना प्रोटीन क्यों बना पा रहा है, क्योंकि इसके पास खुद का अपना राइबोसोम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।